नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है कि आज मैं यूपीएसआई के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का पार्ट 2 कराने जा रहा हूं। तो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मतलब ये है कि एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली इसी लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और पैटर्न भी सेम रहेंगे। तो वो क्वेश्चन जिन्हें करने के बाद आपको एग्जाम में हेल्प मिलेगा वो मैं करा रहा हूँ। तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं, मेरा नाम राहुल है। मैं आप सबकी तरह ही एक एस्पिरेंट हूं। रिसेंटली मेरे आरआरबी एनटीपीसी में 73 मार्क्स आ रहे हैं। यूपी ट्रिपल एस पीटी में 81.5 आ रहे हैं। सीपीओ रिटन मैंने 2 बार निकाला है और इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटन भी मैंने निकाला है। डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है और यूपीएसआई का फॉर्म मैंने भी डाला है। मैं इसमें जरूर बैठूंगा और हम सब मिलकर इस एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को। देखिए, पहले मैं बता दूं, चूंकि ये प्रीवियस ईयर सीरीज है और हमने चैनल हम दो लोगों ने मिलकर बनाया, लगभग एक सप्ताह पहले ही बनाया है। तो अभी हम प्रीवियस ईयर सीरीज चला रहे हैं। तो इसमें क्या है कि चूंकि कुछ दिन बाद आपका एग्जाम है, तो यहाँ पे हम काफी बेसिक चीजों को बताएंगे। तो इससे नुकसान आप ही का होगा क्योंकि कंप्लीट हो नहीं पाया, कुछ दिन बाद ही एग्जाम है, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो इस प्रीवियस ईयर सीरीज में मैं उतनी बेसिक चीजों को नहीं बता सकता हूँ। मैं उन चीजों को ही बताऊंगा जिससे एग्जाम में आप समय बचा सकें, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूँ। मुझे पता है कि कहाँ हम फंस सकते हैं। तो हम जब चैप्टर वाइज कराएंगे, परसेंटेज से लेकर पूरा एडवांस जब हम कराएंगे, उसमें हम काफी बेसिक से और काफी अच्छे लेवल पे कराएंगे। उसमें सारी चीजें बताई जाएंगी, छोटी से लेकर बड़ी चीजें। लेकिन यहाँ वो चीजें बताई जाएंगी जिससे आप समय बचा सके और बिना फॉर्मूला के लॉजिकली। चलिए, और हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं सारी चीजों को हिंदी में अच्छे से बोल दूंगा, उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर है कि ए डीलर्स marks his goods at 40% above the cost price. He sells 60% of the goods at the mark price, giving 10% discount, and the rest by giving 50% discount on the mark price. What is the overall profit or loss percent? कह रहा है कि एक दुकानदार जो है उसने सबसे पहले क्या किया कि जो कॉस्ट प्राइस है ना, उससे अपने गुड्स को मार्क किया। पहले 40% ऊपर किया मार्क, मतलब एमपी 40% ऊपर रखा कॉस्ट प्राइस से। अब वो बेचना शुरू किया। जो जितना गुड्स खरीदा था उसका 60% जो गुड्स है उसने मार्क प्राइस पे ही बेचा, 10% डिस्काउंट देकर। मतलब जो मार्क प्राइस रखा उस पे 10% वो डिस्काउंट देकर बेचा, और जो बचे हुए को बेचा वो मार्क प्राइस पे 50% डिस्काउंट। तो इस पूरे प्रक्रिया के बाद उसका प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज क्या होगा, अच्छे से समझिएगा। देखिए, आसानी से हम कैसे कर सकते हैं। मैं मान लेता हूं मन में ही कि कोई 10 दाम होगा। अब वो बढ़ के 40%, मतलब 14 पे आ गया, ठीक है। 60% गुड्स है, मैं 60 ही मान लेता हूं। तो 14 होगा, तो 14 छक कितना होगा, 84। समझ रहे ना बातों को। 60 आइटम मैं अब बेच चुका हूं, बचा है। अब ये तब मैं 84 बेचता जब मैं नॉर्मल बेचता, लेकिन अभी कहा नहीं 10% डिस्काउंट भी मैं दूंगा। तो मतलब क्या, -8.4। 60 आर्टिकल मैं बेच चुका, अब बचे 40। 50% डिस्काउंट पे मैं बेचूंगा। तो चलिए, 14 चौका 56 पे मैं बेचता, लेकिन 50% डिस्काउंट के कारण अब ये हो गया 28। पहले सारी चीजें 100 पे मुझे दिख रही थी कि थी। समझ रहे हैं ना बातों को। तो बस अब यहां से आप स्टार्ट कीजिए। ये -8.4 है, सबसे पहले इसे घटा लीजिए तो 20 हो जाएगा और फिर बच जाएगा पॉइंट। तो ये हो जाएगा 19.6। अब बस आप देख लीजिए, 100 पूरा लेगा 16, बचेगा क्या, 3.6, जो कि प्रॉफिट में चला जाएगा। तो मतलब क्या, +3.6 आया, मतलब 3.6% की प्रॉफिट। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ए सम ऑफ ₹12,000 amounts to ₹2736 in 3 years at a certain rate percent per annum. Interest compounded annually. What will be the amount of the same sum in 2 years at the same rate at compound interest? ठीक है। कह रहा है कि 12,000 रुपए हैं, वो बढ़ के 20,736 रुपए हो जाते हैं 3 साल में, किसी सर्टेन रेट परसेंट पे, जहां इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली हो रहा है। सम सेम रहे तो वहीं 2 साल में कितना होगा बढ़ के। अच्छे से समझिएगा। देखिए, बिना फॉर्मूला आप कैसे आसानी से कर सकते हैं कि यहाँ मैं आपको थोड़ा कुछ चीज समझाना चाहता हूँ। वो आता भी होगा आपको, कोई दिक्कत वाली बड़ा चीज नहीं है। देखिए, अच्छे से समझिएगा। कभी भी मान लीजिए 100 प्रिंसिपल होता है, 10% रेट होता है।
तो होता क्या है कि जो अमाउंट होता है हर बार क्या होता है, इंटू 11/10, मानते हैं ना बातों को। तो मान लीजिए हमें यहाँ पे 121 कहीं भी दिखता है या 1.21 दिखता है, कुछ भी ऐसा दिखता है, तो हमें दिख जाता है 10% रेट है 2 साल के लिए, ये है मतलब, तो 10% रेट है। मान लीजिए 1331 दिखता है, हम पता लगा लेते हैं कि चलिए 10% था, ये 3 साल के लिए है। सेम केस में अगर मैं मान के चलूँ 20% भी रेट होता है, तो हमें दिख जाता है यहाँ 12/10 इंटू 12/10 इंटू 12/10, मतलब 12 का क्यूब, ये 1728 में, मतलब ऐसा फॉर्म में दिख जाता है, या कहीं भी 1.7 या फिर ऐसे भी दिख जाता है, हमें दिख जाता नहीं, यहाँ तो 3 साल के लिए 20% है। अगर 144 टाइप कुछ दिखा, 1.44 दिखा या 144 दिखा, पॉइंट का एडजस्टमेंट हम बाद में करते रहते हैं, तो हमें दिख जाता है कि नहीं, ये 20% 2 साल के लिए है। तो ये तब आसानी से हमें दिख जाता है जब प्रिंसिपल 100, 1000, 10 या कुछ भी ऐसे रहता है 10 वाले में। तो ये गड़बड़ा गया, ये 10 वाले में होता तो मुझे दिखने की संभावना बढ़ जाती। तो कर लेते हैं एक बार, हमें पॉइंट से मतलब नहीं है, हम बस एक बार इसको उसमें कन्वर्ट करके देखते हैं। तो 12 से कर लेते हैं हम, तो देखते हैं क्या आती है। तो 12 एकम 12, 12 सते 84, 33, 12 दूनी 26, 96, 12, देखिए 1728 दिखा। बस 3 साल का था अभी, मतलब रेट यहाँ 20% चल रहा है। समझ रहे हैं ना बातों को। अब आपको निकालना है 2 साल। पॉइंट देखिए, सारा पॉइंट में हमें कोई दिक्कत नहीं है, 7820 है, 72, मतलब सब ऐसा नहीं है कि एक है ऐसे, एक दिया है 172, ऐसे नहीं, सब अलग अलग है। तो बस हमें कुछ करना ही नहीं है। ये 12 था, अब 2 साल का है, तो 12/10 इंटू 12/10 होगा, मतलब क्या, 12 का क्यूब 1728, 1728 ये रहा। बस यहीं पे आपको टिक करके आगे बढ़ जाना है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि ए फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 when 2 is subtracted from the numerator, and it becomes 1/2 when 1 is subtracted from the denominator. Find the sum of numerator and denominator of the fraction. कह रहा है कि एक फ्रैक्शन है जो 1/3 हो जाता है अगर हम उसमें से दो, न्यूमरेटर में से दो घटा लेते हैं, और वह 1/2 हो जाता है अगर हम डिनोमिनेटर में से एक घटा लेते हैं। ठीक है, अब कह रहा है कि सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन बताइए, मतलब उस फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का योग बता दीजिए, जोड़ बता दीजिए। ठीक है, देखिए अगर सिर्फ फ्रैक्शन पूछता तो डायरेक्ट हम ऑप्शन पे जाते और आराम से कर लेते, लेकिन ये तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का सम पूछ दिया, थोड़ा चालाकी किया, कोई बात नहीं, हम भी चालाकी करते हैं। देखिए समान अवस्था में आप क्या कीजिएगा, आप एक्स वाई अगर मानते हैं तो आप क्या कीजिएगा, x-2 बट्टे वाई आप कीजिएगा, ये 1/3 कीजिएगा, और क्या कीजिएगा, x बट्टे में y-1 कीजिएगा, ये आप कीजिएगा 1/2 कीजिएगा। ऐसे दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आएगा, सॉल्व कर लीजिएगा, लेकिन ऐसा काम आप एग्जाम में नहीं कीजिएगा। कैसे, देखिए 1/3 दिया हुआ, कोई भी मान लीजिए फ्रैक्शन 1/3 कैसे आया है, दो घटने के बाद वो या तो 1/3 ही होगा, या तो वो ऐसे होगा 2/6 होगा, या फिर 3/9 होगा, ऐसा ही कोई फॉर्म होगा जो सिंप्लीफाई होने के बाद 1/3 दे दिया। चलिए 1/3 आया है, अच्छी बात है। ये हमें पूछ रहा है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन का। तो अगर ये 1/3 है, अभी कितना है सम, 4, दो घटाए थे न्यूमरेटर से तो 6 होता, नहीं, ऑप्शन में ऐसा है ही नहीं, 20 तक हमें पहुंचना है। तो सबसे करीब 20 का क्या, अभी मान लीजिए 6 से आपने किया तो ये 4 हुआ तो 24 हो गया। समझ रहे हैं ना बातों को, दो और घटा था, दो मतलब बढ़ाना पड़ेगा आपको, 26 ऑप्शन में नहीं है, 5 से किया तो 20 हो गया, 20, समझ रहे हैं ना बातों को, दो आपको और बढ़ाना है तो 22 ऑप्शन में दिख गया, दिमाग खटक गया, तो 5 से करके एक बार देखिए, तो मतलब क्या, 5/15, ये आया है दो न्यूमरेटर से घटने के बाद, तो फ्रैक्शन होगा 7/15। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, अगर इसमें से हम डिनोमिनेटर में से एक घटा देते हैं तो आ जाता है 7/14, जो कि 1/2 है, मतलब यही 7/15 फ्रैक्शन है, 15 7 22। समझ रहे हैं ना मैंने क्या किया, ये जो है ऑप्शन हम गए 20 21 22 23 था, हमने डायरेक्ट देखा कि हाँ यहाँ 4 है, अब हमें इस 20 पे पहुंचाना है। तो ये जो भी हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें हम दो बार में क्यों जोड़ रहे हैं, क्योंकि हम ये जो आया है ये दो न्यूमरेटर से घटाने के बाद आया है, जो भी योग होगा उसमें दो ज्यादा होगा, जिसे तो यहाँ पे अब पहुंचे तो बस आपको दिख गया ये है। तो ऐसी चीजों को आराम से आप कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि एवरी मंथ ए मैन
कंज्यूम्स 25 kg राइस एंड 9 kg wheat, ठीक है। द प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ द प्राइस ऑफ wheat एंड thus ही स्पेंड्स रुपीज 350 ऑन द राइस एंड wheat पर मंथ, ठीक है। इफ द प्राइस ऑफ wheat इज increased by 20%, then what is the percentage reduction of rice consumption? यहाँ कंजप्शन का स्पेलिंग गलत है, ये CPTION होगा, चलिए कोई बात नहीं। ऑफ राइस कंजप्शन फॉर द सेम एक्सपेंडिचर ऑफ रुपीज 350 गिवन दैट द प्राइस ऑफ राइस एंड कंजप्शन ऑफ व्हीट इज कांस्टेंट। तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि हर साल एक आदमी जो है 25 किलो राइस और माने हर महीने एक आदमी जो है 25 किलो राइस और 9 किलो गेहूं का खपत करता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। कह रहा है कि अब राइस का जो प्राइस है 20% है व्हीट के प्राइस के, ठीक है। इस पूरे प्रक्रिया के बाद उसे 350 खर्च होता है महीने में, ठीक है। अगर व्हीट के प्राइस को हम 20% से बढ़ा दें तो अब राइस के कंजप्शन में कितने परसेंट का वो रिडक्शन लाए, कमी लाए, कि एक्सपेंडिचर उसका 350 का 350 ही बना रहे और बाकी चीजों को बोल रहा है कि कांस्टेंट है। अच्छे से समझिएगा। देखिए ये 350 क्वेश्चन में अच्छी बात क्या है ना कि पूरा डेटा क्लियर दे दिया। यहाँ 350 आपको दे दिया है और यहाँ भी आपको एक बार और कहा है कि हाँ भाई ये 350 पे ही है। बहुत 350 फोकस ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आपको ये चाहता है कि आप इस 350 का यूज करें और फंसे, क्योंकि इसमें इसका कोई काम है ही नहीं। ये है रिडंडेंट डेटा या सुपरफ्लुअस डेटा, जो कहिए, यहाँ इस डेटा का कोई काम नहीं है। आप काम लगाइएगा, बिना बात का कैलकुलेटिव कीजिएगा। कोई काम नहीं था क्योंकि यहाँ आपको परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज पूछ रहा था। अच्छे से समझिएगा। चलिए 25 kg राइस है, 9 kg व्हीट है, ठीक है। प्राइस ऑफ राइस 20% है प्राइस ऑफ व्हीट के। अगर मैं राइस के प्राइस को 1 रुपया मान लूं तो 20% है, व्हीट का कितना होगा? 5 रुपये होगा। मानते हैं ना बातों को? तो टोटल कितना हो गया? ये 45 और 25 कितना हो गया? 70 हो गया इनिशियल केस में। अब बढ़ा दिया आपने व्हीट के प्राइस को 20% से, मतलब क्या? 1.2, 12 25 60, तो कितना अब दाम हो गया? 9 चौका 54, पहले था 45, 9 की वृद्धि हो गई, ठीक है। राइस के तो में छेड़छाड़ दाम में हुआ नहीं। अब 9 की यहाँ वृद्धि हो गई, आपको 9 की वृद्धि नहीं लानी है। यहाँ तो 1 रुपए प्रति यही है, तो यहीं से आपको 9 रुपए घटाने हैं। तो कितना आपको कंजम्पशन घटाना पड़ेगा? चूंकि आपने मान ही रखा है कि 1 ही रुपए प्रति केजी राइस है, तो यहीं तो घटाना है आपको। तो बस 36%। ये कितना आसानी से आपने कर लिया। इस डेटा का यहाँ कोई काम नहीं था। ये सब चीजें काफी प्रैक्टिस के बाद आती हैं और आप सब भी को भी आती होंगी, कोई ये बहुत बड़ी चीज नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि एवरेज टेम्परेचर ऑफ फर्स्ट 4 days ऑफ ए वीक इज 38.6 डिग्री सेल्सियस and that of the last 4 days is 40.3 degrees Celsius. If the average temperature of the week be 39.1 degree Celsius, the temperature on 4th day is। अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि शुरू के 4 दिनों का के जो टेम्परेचर का औसत है वो 38.6 है, ठीक है, और अंतिम के 4 दिन का 40.3 है। अगर पूरे सप्ताह का टेम्परेचर का औसत 39.1 है तो चौथे दिन की टेम्परेचर क्या आती है? देखिए यहाँ आप सबको दिख रहा है कि हाँ यहाँ भी शुरू के 4 दिन, यहाँ भी अंतिम के 4 दिन, मतलब लैप्स कर रहा है, एक दिन रिपीट हो रहा है। तो वहीं पूछ रहा है वो चौथा दिन में टेम्परेचर क्या था। अच्छे से समझिएगा। सामान्य परिस्थिति में आप क्या कीजिएगा कि ये 38.6 इंटू 4 कीजिएगा, यहाँ लगे हाथ आप 40.3 इंटू 4 कीजिएगा और यहाँ 39.1 इंटू 7 कीजिएगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ने के बाद इसे घटाइएगा तो जो आएगा वही चौथे दिन का टेम्परेचर है। लेकिन ये काम आपको नहीं करना है। अच्छे से समझिएगा। देखिए पूरे सप्ताह का टेम्परेचर क्या है? 39.1 है, ठीक है। शुरू के 4 दिन का क्या है? 38.6 है। अंतिम के 4 दिन का क्या है? अच्छे से समझिएगा, 40.3 है। देखिए चौथा दिन ही यहाँ बार बार दो रिपीट हो गया, तो चलिए उसी का निकालना। अच्छे से समझिएगा इस शुरू के 4 दिन के कारण क्या हुआ है। तो देखिए 0.5 एवरेज का अंतर है, 4 दिन है, तो टोटल क्या हुआ? 5 का 20, 2 का यहाँ पे जो है माइनस है। समझ रहे हैं ना बातों को? अब यहाँ क्या हुआ? तो 1.2 और 12 चौका 48,
यहाँ 4.8 की बढ़ोतरी हो गई, अच्छे से समझिएगा। तो टोटल क्या हो गया, 2.8 की बढ़ोतरी हो गई इस चौथे के कारण ही, क्योंकि यही दो बार रिपीट कर रहा है। तो बढ़ोतरी हो गई तो किसमें बढ़ोतरी हुई, इसी में तो बढ़ोतरी हो गई। तो बस मतलब क्या है, ये 41.9 डिग्री सेल्सियस है। समझ रहे हैं ना बातों को। तो आप एनालाइज करके कितने आसानी से इन चीजों को निकाल सकते हैं। आपने बस एवरेज को बैठाया, उसके बाद आपने लैग लीड किया, बस उसके बाद आपने देखा क्या हुआ, एडजस्टमेंट आपने कर दिया, बस आ गया। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन आपको ऐसे ही करना है। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि 50 वर्कर्स कैन मेक ए बिल्डिंग इन 25 डेज। ठीक है। आफ्टर 10 डेज 20 वर्कर्स लीव द वर्क। नाउ हाउ मच टाइम विल इट टेक टू कंप्लीट द बिल्डिंग आफ्टर लिविंग। कर रहा है कि 50 मजदूर किसी बिल्डिंग को 25 दिन में खड़ा कर सकते हैं। ठीक है। 10 दिन बाद 20 मजदूर काम छोड़ चुके हैं। अब उसके बाद कितना टाइम लगेगा, छोड़ने के बाद, उस बिल्डिंग को कंप्लीट होने में, अच्छे से समझिएगा। देखिए, हमें निकालना क्या है, टाइम। तो आइए कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। तो देखिए, मैंने जितना भी वीडियो डाला है, चाहे वो यूपीएसआई का, मैं एक प्रीवियस ईयर का और एक मॉडल पेपर भी डाल चुका हूँ, ये दूसरा है, डीएफडबलसीआईएल भी डाल चुका हूँ, एमटीएस भी डाल चुका हूँ। तो इसमें क्या है कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आपको अरिथमेटिक जो होता है ना, उसमें तो बस आपको यही लॉजिक लगाना होता है। अभी देखिए, डेज निकालना है, मतलब कंपेरिजन आपको डेज में करना है, तो इस पर यहाँ पे इसको बैठा लीजिए। ठीक है। अब आइए, देखिए 50 मजदूर पहले थे, अब क्या हुआ कि 20 मजदूर काम छोड़ चुका, अब 30 ही मजदूर हैं। मतलब क्या है, मजदूर कम हो गए, तो काम को करने में ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो 50 है और 30 है, तो रेशियो हो जाएगा 5/3। मानते हैं ना बातों को, अब समझिएगा। देखिए 10 दिन काम हो चुका है, 25 दिन में करते कितना काम हो चुका है, 10/25 काम हो चुका है, मतलब 2/5 काम हो चुका है। बचा है कितना काम, 3/5 काम। तो अब काम तो कम बचा है, मतलब क्या है, दिन भी कम लगेगा तो हो जाएगा। तो ये रेशियो हो जाएगा 3/5। समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये देखिए क्या हुआ, ये हुआ, बचा क्या आपके पास 25। तो मतलब क्या, 25 ही दिन लगेगा। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आफ्टर अलाउिंग ए डिस्काउंट ऑफ 20% ऑन एन आर्टिकल, ए ट्रेडर अर्न ए प्रॉफिट ऑफ 20%। If the cost price of the article is 300, then what will be the selling price of the article after offering a discount of 25%? कह रहा है कि अगर किसी आर्टिकल पे हम 20% का डिस्काउंट देते हैं, तो 20% का फिर भी लाभ होता है, मतलब एमपी आपने अच्छा खासा हाई रखा है। चलिए, अगर उस आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस 300 रुपए है, तो सेलिंग प्राइस क्या होगा जब हम 25% डिस्काउंट देंगे। अच्छे से समझिएगा। देखिए अभी क्या है, अभी ये जो है 20% के प्रॉफिट पे बैठा हुआ था। ठीक है। कॉस्ट प्राइस कितना है, 300 है। तो भाई मेरे, जब 300 है और ये 20% के प्रॉफिट पे बैठा हुआ है, तो कितना पे बैठा हुआ है, 300 और 20%, तो 1.2, तो 12×3=36। मतलब क्या है, अभी ये 360 पे बैठा हुआ है। समझते हैं ना बातों को। अब समझिएगा, हमें सेलिंग प्राइस ही निकालना है, और यहाँ हमने दिया था 20% डिस्काउंट, और यहाँ हम देंगे 25% डिस्काउंट। मतलब यहाँ क्या करेंगे, हम एमपी का 80/100 करेंगे, यहाँ हम एमपी का 75/100 करेंगे। तो अब जो है हमें निकालना सेलिंग प्राइस ही है, तो बस हमें रेशियो को ऊपर नीचे करना है। तो जैसा हम जैसा की बात है कि हम डिस्काउंट इस बार ज्यादा दे रहे हैं, तो एसपी कम पे आ जाएगा। तो यहाँ 75, यहाँ 80, तो ये 75/80 के रेशियो में हो जाएगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो बस 8×4 = 32, 4 8×25 = 40। अब आपको इससे मल्टीप्लाई करना है। देखिए वो भी आपको नहीं करना है, 75 को 4 से कीजिए कितना आएगा, 300 आएगा। मानते हैं ना बातों को। और 75/2 37.5, तो 300 में 37.5 जुड़िएगा तो 337.5 हो जाएगा। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि मोहित took a loan of ₹20,000 to purchase a color TV set from a company. ठीक है। He promised to make the payment after 3 years. The company charges compound interest at 10% per annum for 3 years, मतलब, but suddenly
द कंपनी अनाउंसेस द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट एज 15% per annum for the last 1 year of the loan period. What extra amount Mohit had to pay due to this new announcement? कह रहा है कि मोहित ने 20,000 लोन लिया, कलर टीवी खरीदना था उसे, तो 20,000 लोन ले लिया कंपनी से। अब उसने कहा कि 3 साल बाद मैं चुकाऊंगा, ठीक है। कंपनी ने कहा कि ठीक है, 10% का रेट हम लेंगे तुमसे, कंपाउंड इंटरेस्ट का। वो मान गया, लेकिन कंपनी वाला निकला बेईमान, बोला कि नहीं। बाद में शुरू में तो भाई उसको फायदा कमाना था, ठीक है, उसे लपेट लिया। बाद में अब चालाकी करना शुरू किया, कहा कि नहीं, अंतिम साल के लिए तो हम 10% नहीं 15% लेंगे। तो मोहित नाराज है, लेकिन कुछ नहीं होगा, अब तो उसे देना पड़ेगा। तो अब इसके कारण जो ये नया अनाउंसमेंट किया उन्होंने, या फिर नई जो बेईमानी की, उसके कारण उसे कितना एक्स्ट्रा देना पड़ा, अच्छे से समझिएगा। देखिए 20,000 इसने लिया है, ठीक है। अब कह रहा है कि ठीक है, अब पहले साल क्या हुआ, ये इसको कितना देना है। अभी अमाउंट बढ़ के 11/10 हुआ, मतलब 110/100। ये 1 साल बाद, ये काम हुआ 2 साल बाद, समझ रहे हैं ना बातों को। अब तीसरे साल भी इसको आराम से ये जो अमाउंट है पूरा बढ़ के इसी का 10% देना था, समझ रहे ना बातों को। मतलब इतना लिया था, अगले साल अमाउंट ये हुआ, अगले साल ये अमाउंट हुआ। अब जो तीसरे साल था इसी का 10% इसको देना था, दे के वो निकल जाता, लेकिन नहीं, अब उसे 15% देना है। उसके साथ हो गया चालाकी। अब उसे कह रहा है कि नहीं, अब आप मुझे 10% नहीं, अब आप मुझे 15% दीजिएगा। तो ये जो है, पहले जो तीसरे साल इसका 10% देता, अब तीसरे साल इसी का वो 15% देगा, मतलब इसी के का 5% उसे ज्यादा देना पड़ेगा। तो बस अब देखिएगा, 5 दूनी 10 और गया 121 और 10 1210। समझ रहे हैं ना। अब मैंने किया क्या, देखिए मैंने देखा कि चलिए 1 साल बाद अमाउंट क्या हुआ, ये हुआ, अगले साल बाद अमाउंट क्या हुआ, ये हुआ। अब तीसरे साल उसे कितना देना था, इसी का 10% देना था, लेकिन बेईमानी के कारण 15% देना है। तो ज्यादा क्या, इसी का 5%, इसी पूरे का 5% ज्यादा देना है। तो बस आ गया, टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ए बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस, व्हाइल इट टेक्स 4 hours टू कवर द सेम डिस्टेंस रनिंग डाउन स्ट्रीम। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ बोट एंड स्पीड ऑफ वाटर करंट रेस्पेक्टिवली। कह रहा है कि एक नाव जो है अप स्ट्रीम धारा के विपरीत चाल में अगर चलता है तो वो 8 घंटे 48 मिनट लेता है किसी पार्टिकुलर डिस्टेंस को कवर करने में। अगर वो धारा के साथ चलता है, मतलब डाउन स्ट्रीम में चलता है, तो वो 4 घंटे ही लेता है। जाहिर सी बात है, डाउन स्ट्रीम में कम लेगा, धारा प्रभाव के साथ आप चल रहे हैं, तो प्रवाह के साथ आप चल रहे हैं, तो भाई आपकी स्पीड ज्यादा होगी, ये सबको पता है। तो कह रहा है कि ये बताइए कि इस बोट की स्पीड और जो वाटर करंट की स्पीड का रेशियो क्या है, अच्छे से समझिएगा। देखिए अप स्ट्रीम चला, डाउन स्ट्रीम चला, डिस्टेंस तो आपको कांस्टेंट है। तो देखिए स्पीड जो होता है आपको पता ही होगा, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है टाइम के। मतलब क्या है, अगर आपकी स्पीड कम है तो ज्यादा टाइम लगेगा, जाहिर सी बात है। स्पीड ज्यादा है, कम टाइम लगेगा। तो ये तो काफी बेसिक चीज है। अब समझिएगा, मैं मान लेता हूं, चलिए बोट की स्पीड x है और वाटर करंट की y है। चलिए, तो हमारे पास आ क्या जाएगा, x प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम में इसकी स्पीड, अप स्ट्रीम में स्पीड ये है। चलिए, डाउन स्ट्रीम में टाइम कितना लिया है, 4 लिया है, तो पलट जाता है तो 4 तो नीचे चला जाएगा, समझ रहे हैं ना बातों को, 4। अब समझिएगा, ऊपर चला जाएगा अप स्ट्रीम वाला, तो 8:48 है, तो 8:48/60 कीजिएगा, तो ये 12 25 8 5 44/5, तो 44 बट्टे यहाँ 5, तो ये चलिए 5 का 20 हो गया, और ये हो गया 44। तो यहाँ से आपको कंपोनेंडो और डिविडेंडो जो है उसके बारे में पता ही होगा, और नहीं पता है तो जैसा कि मैंने बताया, चैनल में जब हम शुरुआत से कराएंगे तो वहाँ काफी बेसिक से हम लोग कराएंगे। यहाँ उन चीजों को कराने का मतलब ही नहीं है जो ऑलरेडी सबको आता है, तो फिर आप एग्जामिनेशन हॉल में टाइम बचाइएगा कैसे। तो ये चीज है, तो यहाँ से आपको डायरेक्ट कंपोनेंडो डिविडेंडो से मिल जाएगा x/y जो है ये 64/24, 8 8 64, 8 3 24, 8:3। टिक कीजिए, आगे बढ़िए। इस क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ए स्टूडेंट टेक्स 1.25 hours टू ट्रेवल फ्रॉम होम टू स्कूल एट ए स्पीड ऑफ 4 km/h. By what percentage should he increase his speed
टू रिड्यूस द टाइम बाय 25% टू कवर द सेम डिस्टेंस फ्रॉम स्कूल टू होम। कह रहा है कि एक विद्यार्थी 1 घंटे 1.25 आवर्स लेता है ट्रेवल करने के लिए अपने घर से स्कूल में, जिसमें उसकी स्पीड रहती है 4 किलोमीटर प्रति घंटे। बहुत बढ़िया। अब वो अपने स्पीड को कितना बढ़ा दे कि अब वो जो है अपने जो जिस टाइम में कवर कर रहा है उससे 25% कम ही टाइम में वो कर ले। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि डेटा आपको दे दिया है, 1.25 आवर्स दे ही दिया है आपके पास, और ये स्पीड भी आपको दे ही दिया है, तो काफी अच्छा है। चलिए, दे तो इसलिए ही दिया है ताकि आप इसका यूज करें और थोड़ा समय व्यतीत करें, क्योंकि यहाँ फिर इसका कोई काम नहीं था। ये सब किसी न किसी एग्जाम के पूछे हुए सवाल है, और ये इसीलिए देते हैं डेटा को ताकि आप इनका यूज करें, समय बर्बाद करें। परसेंटेज वैल्यू निकालना है तो हमें इस डेटा का कोई काम नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालना है नहीं। देखिए हमें 25% से टाइम को रिड्यूस करना है, मतलब टाइम 25% मतलब 1/4। पहले 1 लेते थे टाइम, तो 1 माइनस 1/4 लीजिए, मतलब 3/4 लीजिए। तो स्पीड तो आपको टाइम ये का रेशियो ये आया, तो स्पीड का रेशियो ये हो जाएगा, पलट जाएगा सीधे। तो मतलब 3 से बढ़ाकर आपको 4 स्पीड करना पड़ेगा, तो क्या परसेंटेज आया? 100/3 परसेंटेज, मतलब ये आएगा। तो टिक कीजिए, आगे बढ़िए। तो देखिए यहाँ भी उस डेटा का कोई काम नहीं था। तो चलिए आज के लिए इतना ही। और देखिए जो हम लोग अभी तो प्रीवियस ईयर से चल रहा है हमारे चैनल में, अभी 10 दिन भी नहीं हुआ, 1 सप्ताह भर ही हुआ है, और हमने काफी कंटेंट डाल रखा है, आगे भी डालेंगे। रीजनिंग के भी इवेंट हम डालेंगे, इंग्लिश के भी डालेंगे। तो जब तक एग्जाम सीजन है, जैसे यूपीएसआई है तो उसका मॉडल पेपर हम तैयार करते आएंगे, एमटीएस है, आरआरबी एनटीपीसी है, तो ये प्रीवियस ईयर सीरीज में आपको बेसिक चीज उतनी नहीं बताई जाएंगी, क्योंकि उससे आपको ही नुकसान होगा। लेकिन जब हम चैप्टर वाइज कराएंगे तो उसमें काफी अच्छे से, अच्छे जीरो लेवल से काफी अच्छे लेवल तक कराई जाएगी। तो ये है। बाकी धन्यवाद आप सभी का, और अच्छा लगा हो तो आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए, टेक केयर यू ऑल।